वफाकी बजट पेश होने में अगरचे अभी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन इसकी दस्तक ने अवाम के दिलों में खतरे की घंटी बजा दी है। 5 जून को पेश होने वाला यह बजट बज़ाहिर मुआशी एदाद शुमार का खेल है, मगर हकीकत में ये आम आदमी के किचन का वो नक्शा है जिसमें रिलीफ के बजाय टैक्सों की भरमार का एक नया तूफान उठता दिखाई दे रहा है। जंग अखबार की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो जनरल सेल्स टैक्स को 18% से बढ़ाकर 19% कर दे, ताकि अगले साल का 15,000 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स हदफ पूरा किया जा सके। अगर इस मशवरे पर अमल हुआ तो मुल्क में हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1% इजाफे से अवाम की जेबों से तकरीबन 300 अरब रुपए इजाफी निकाले जाएंगे। हद तो यह है कि अब वो सोलर पैनल जो अवाम ने बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए लगाए और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो पेट्रोल के खर्चे से बचने का जरिया थी, उन पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत अब इन सहारों को भी निशाना बना रही है जो अवाम ने अपनी मदद आपके तहत तलाश किए थे। जहां बिजली की भारी भरकम बिलों से तंग आकर आम आदमी ने अपनी जमा पूंजी सोलर पैनल्स पर लगाई और पेट्रोल के खर्चे से बचने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का रुख किया, वहीं वजारत सनअत व पैदावार ने तस्दीक की है कि इन माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज पर भी टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मार्केट में आने वाली नई गाड़ियों में बड़ा हिस्सा बिजली पर चलने वाली गाड़ियों का था, जिनसे मुल्क को सालाना $4.5 अरब के पेट्रोल की बचत होना थी। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने वाली तरसीलात ज़र में हालिया कमी ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। मई के महीने में ईद उल अज़हा पर होने के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज्यादा पैसे नहीं भेजे। मार्च में जहां $3.8 अरब आए थे, वहीं अप्रैल में इसमें $300 मिलियन की कमी आ चुकी है। इन तशवीशनाक मौशी हालात के पेश नज़र अहम सवाल यह है कि आखिर IMF की शराइत पूरी करने के लिए हमेशा आम आदमी को ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जाता है। जब आम आदमी अपनी मदद आपके तहत सोलर तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या उन पर इजाफी टैक्स लगाना दुरुस्त पॉलिसी होगी? इसी पे मजीद बात करेंगे। सीनियर मौशी तज्जियाकार मेहताब हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा ये जो सेल टैक्स का मामला है 18 से 19% का, कितना ये कंफर्म है कि ये हुकूमत वाकई इस पे करने जा रही है या अभी सोचो विचार तक ही बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर अगर इस माली साल जो मौजूदा माली साल है 2025-26, इसका जायज़ा लिया जाए तो उससे बात जो है वो अय्या होती है। पार्लियामेंट ने 14,130 अरब रुपए के FBR के टारगेट की मंजूरी दी। ठीक। उसमें पहले 13.979 ट्रिलियन जो है उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। ठीक है। लास्ट टाइम जब IMF की टीम यहाँ पे आई थी और उस टाइम हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस टारगेट को 13,400 या 13,500 तक रिवाइज कर दिया जाए, तो IMF ने इनकार कर दिया था। इसी वजह से जो लास्ट ट्रांच अप्रूव हुई और चंद दिन पहले IMF की रिपोर्ट, एक जायजा रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो FBR का टारगेट है इस माली साल का वो 13.979 ट्रिलियन है। ठीक। अच्छा, जैसे ही मई का फिगर सामने आया तो उसमें 11 माह के दौरान कोई तकरीबन 864 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अब ये शॉर्टफॉल जब सामने आया तो इससे पहले कि मैं आपको GST का जवाब दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइजर हैं उन्होंने कल एक ट्वीट कर दी और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ ये एग्री कर चुके हैं कि जो हमारा टारगेट है वो 13,000 अरब रुपए जो है वो डाउनवर्ड रिवाइज होके 13,000 अरब रुपए पे आ चुका है। ठीक है। और ये जो मई का शॉर्टफॉल है वो सिर्फ 28 अरब रुपए है और इससे ज्यादा शॉर्टफॉल नहीं है। ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट जो IMF ने अप्रूव किया था और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था उसको सामने रखें तो 864 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मौजूद है। और इस माली साल जब 30 जून को खत्म होगा तो बड़ी आसानी के साथ मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अच्छा, अगर 13,000 अरब रुपए FBR इस साल कलेक्ट करता है तो अगले माली साल का जो टारगेट IMF के साथ एग्री हुआ है वो है 15,264 अरब रुपए। ठीक है। यानी तकरीबन 2,200 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यूज जो है वो FBR ने कलेक्ट करने हैं अगले माली साल के दौरान। ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरफ, अब एक तरफ ये पिक्चर है, दूसरी तरफ पिक्चर ये है कि हुकूमत ये खुद मानती है और FBR के लोग भी मानते हैं कि सैलरीड क्लास जो है वो उसकी बस हो चुकी है।
जो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो जिसको निचोड़ा जा रहा है, उस पे कुछ सेक्टर्स के ऊपर 50% से लेके 60% तक टैक्सेस है। मसलन फॉर इंस्टेंस बैंकिंग है, या पाकिस्तान में जो उभरते हुए जो लोग ज्यादा पैसे बना रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो 50% कम से कम टैक्स है, तमाम टैक्सेस को अगर मिला मेहताब के। साहब, अब इसका मतलब है कि जो भी आप फिगर्स शेयर कर रहे हैं कि अगली दफा इतना बड़ा अगर डिफरेंस आने लगा है, 2200 अरब रुपए का तकरीबन एक फर्क आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है यानी वो सेल टैक्स से 18 से 19 की तरफ जाने वाली बात जो है वो रियलिस्टिक लगती है। अब इन हालात में मैं थोड़ा सा 1 मिनट अगर मुझे दे, मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब सैलरीड क्लास हुकूमत चाहती है कि उनको भी जो है वो टैक्स में छूट दी जाए। सुपर टैक्स जो है, जो कि हायर इनकम ब्रैकेट्स के ऊपर है, उन पे भी हुकूमत चाहती है कि एक 2% की कमी की जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं जो 29% है स्टैंडर्ड रेट, उसको जो है वो एक 2% कम किया जाए। तो फिर आईएमएफ ये सवाल उठाता है कि आप ये बताएं कि ये अगर सारी हर तरफ ही रिलीफ देनी है, तो ये जो अगले माली साल का टारगेट है 15,264, ये कहां से आएगा? जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो वहां पे जो निगोशिएटिंग टीम है उसके टेबल के ऊपर ये बात सामने आई कि क्यों ना जीएसटी के रेट में 1% इजाफा कर दिया जाए। ये उसका बैकग्राउंड है, ठीक जिस बैकग्राउंड के नतीजे में ये बात सामने आई है। ठीक अब हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है, हुकूमत ने इसको रजिस्ट किया है, लेकिन जब आप रिटेलर्स के ऊपर पूरी तरह से टैक्स नहीं नाफिज करना चाहते, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों की डोमेन है लेकिन उस पर भी आप टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो फिर इस मुल्क में सैलरीड क्लास और जो फॉर्मल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा किसने टैक्स देना है? ठीक है। और ठीक आसान तरीन तरीका यही है कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसका बोझ सबसे ज्यादा गरीब, मुतवसत और फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उसने चीजें तो कंज्यूम करनी है और इसीलिए इनकम भी उसकी कम है। ठीक है। तो 18% से उसको 19% कर दिया जाए। ये और पूरा वो कॉन्टेक्स्ट है मेहताब साहब ये जिसके बताइए कि कॉन्टेक्स्ट में आईएमएफ ठीक है, बात कर मेहताब रहा है। साहब ये बताइए कि ये जो खबर आई कि इसी तरह ईवी गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो सेल टैक्स 18% या फिर 19% जो भी फैसला होता है वहां तक ले जाने का इरादा है। अब खासतौर पे हाइब्रिड और ईवी की अगर हम बात करें तो ये तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज तस्वुर की जाती हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज तस्वुर की जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक्चुअली इसके ऊपर छूट दी जाती है ताकि लोगों को इस तरफ जो है वो कन्विंस किया जा सके कि आप अपने पेट्रोल इंजन को जो है वो डंप करके और इनकी तरफ आए। यहां पे मामला उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें मैं आपको बताऊं एक और बात। आईएमएफ से हमने एक क्लाइमेट फाइनेंस का लोन भी लिया हुआ है। एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ना, जो कि $7 बिलियन है। $1.4 बिलियन हमने क्लाइमेट फाइनेंस जो आरएसएफ के तहत है वो भी लिया हुआ है। और उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जो गाड़ियां फ्यूल कंजम्पशन की तरफ जा रही हैं और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं है, उसके बजाय जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। तो ये आईएमएफ की जो पॉलिसी है उसकी कंट्रडिक्शन भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आईएमएफ का एक बुनियादी बात है, इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी सेल के ऊपर 1% टैक्स है, और जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनके ऊपर तकरीबन 8.5 है कि 10.5 है, लेकिन रिड्यूस रेट है। तो उस आईएमएफ ये का फलसफा ये है कि जितने भी आइटम्स जिन पे रिड्यूस रेट है उसको स्टैंडर्ड रेट के ऊपर लेकर जाए, क्योंकि इसके नतीजे में वो बकौल उनके के एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में अगर वो हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट करना चाहते हैं तो ईवी गाड़ी जो कि सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसके लिए किस तरह वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि उसके स्टैंडर्ड रेट को आप 1% से यकदम उठाकर आप 18 या 19% पे ले जाएं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो किसी तौर पे मौजूद नहीं है। ठीक। और साथ ही साथ सोलर पैनल्स के ऊपर भी अब ये बात आ रही है कि जनाब उसके ऊपर भी जो है इसी तरह जीएसटी लगा दिया जाए। मैं जानता हूं इवन दो अवैस लगारी साहब बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सोलर के खिलाफ नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत इमेज मेरा जो है वो बनाया जा रहा है कि हम सोलर के खिलाफ है। बट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, आप तो बेसिकली सोलर टेक्नोलॉजी को जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं एक आम कंज्यूमर के लिए। देखिए, सोलर पे इस टाइम इंपोर्टेड सोलर के ऊपर 10% जीएसटी है, और इसको जो है वो 18 या 19% जो भी स्टैंडर्ड रेट हो उस पे ले जाने की बात है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि हम इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन जितने भी नेट मीटरिंग से लेकर नेट बिलिंग पर जितने भी इकदाम हुकूमत ने किए हैं वो सारे के सारे
बिल्कुल सोलर को डिस्करेज करने के लिए है। और मैं समझता हूं कि अभी अगर आप देखें तो जब फ्यूल का ये क्राइसिस शुरू हुआ तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हुई थी। आपको याद होगा जी चंद हाँ, अर्सा पहले जब ये गल्फ की वार शुरू हुई, जी जी। उस टाइम अगर लोड शेडिंग में थोड़ी सी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ तो उसकी एक वजह सोलराइजेशन भी थी, चूंकि हम्म वो जो नेट मीटरिंग में 6000 से 8000 मेगावाट वो ग्रिड को दे रहे थे, उसकी वजह से हुकूमत को खासी मदद मिली। लेकिन कहते और हैं करते और हैं। हम्म अब आईएमएफ को इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, वरना आईएमएफ बिल्कुल इस पे तैयार है कि सोलर के ऊपर स्टैंडर्ड रेट जो है 18 या 19% इस बजट में लगा दिया जाए। ठीक। और मेहताब साहब, एक और इशू जो हमने चेक किया है वो ये है गिरती हुई रेमिटेंसेस। जाहिर बात है ईरान और अमेरिका की इस जंग के बाद जो है खासतौर पे खलीजी ममालिक जो कि एक बहुत बड़ा जरिया है पाकिस्तानीज़ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसके अंदर भी पिछले 2 महीने के अंदर जो है एक ड्रॉप देखा जा रहा है। जाहिर बात है लेटेस्ट फिगर तो अभी आएगा, लेकिन उससे पिछले जो 2 महीने हैं उसके अंदर एक ड्रॉप हमने देखा है। ये किस हद तक एक बड़ा हेडेक बन सकता है, दर्दसर बन सकता है हुकूमत के लिए? देखिए, अगर पिछले 5 से 10 साल के दौरान किसी एक चीज ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है तो वो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस का है। आप रेमिटेंसेस को देखें तो रेमिटेंसेस के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ है कि इस माली साल के दौरान जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि 42 से 43 बिलियन डॉलर्स जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने यहाँ पाकिस्तान भिजवाने हैं, और ये मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप ये देखें कि हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, बढ़ने के बजाय उसी सतह पे पिछले कई सालों से हम 25 से 30 बिलियन डॉलर्स के उसमें खड़े हैं। Yeah. लेकिन ये जो रेमिटेंसेज है इन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है। तो ये जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज इनको कहते हैं, और खासकर जो रेमिटेंसेज है इन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। लेकिन ये गल्फ की वॉर के बाद इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, चूंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग आईएमएफ ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो एक सिचुएशन पॉइंट पे जा चुकी हैं। अच्छा। तो एक तरफ तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, इसके साथ साथ हमें वहां पे गल्फ के अंदर भी और यूरोपियन और बाकी ममालिक के अंदर भी जो अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा भिजवाने की जरूरत है, ताकि वो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो ज्यादा पैसे कमाए और अपनी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पाकिस्तान में वापस भी भिजवाए। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब।